हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि की क्लॉक में हम क्लाइंट और रिंग्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और इसके क्या यूजेस हैं। हमें रिंग सेटिंग कैसे करना है, हमें क्लाइंट्स कैसे क्रिएट करना है, फिर इसके अंदर यूज़र हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मुझे की क्लॉक का सर्वर स्टार्ट करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम CMD ओपन करेंगे। ये कुछ टाइम लेता है फ्रेंड्स, इसे एक मिनट लगेगा स्टार्ट होने में। जब भी आप कमांड प्रॉम्प्ट क्लोज़ कर देते हैं तो इसकी सर्वर स्टॉप हो जाती है और फिर जब भी आपको स्टार्ट करना है की क्लॉक का कंसोल को एक्सेस करना है तो आपको सर्वर रन करना होगा। ये स्टेप्स आपको ध्यान में आप रखना और जब भी आपको वर्क करना है तो आपको स्टार्ट करना होगा सर्वर, और इसी कमांड से सर्वर स्टार्ट होता है। kc.bat स्पेस स्टार्ट -dev। चलिए फिर जाते हैं हम अपने ब्राउज़र में। ये आगे हमारा एडमिन कंसोल पे हम क्लिक करेंगे। मैंने एडमिन रखा था यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ओके, अब जैसे इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें मास्टर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलता है। ये रीम्स है, ये मास्टर जो रीम्स है जो हमने एडमिन क्रिएट किया वो इसकी क्रेडेंशियल है जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है। क्रेडेंशियल जब भी आप इंस्टॉल करते हैं, आप मेरे प्रीवियस, अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे पहले वाले वीडियो में देख लेंगे। इंस्टॉलेशन वाले की क्लॉक 18 न्यू लेटेस्ट है जिसको मैंने बताया है कैसे हम विंडोज़ में इंस्टॉल करते हैं। उसमें मैंने ये भी बताया कि कैसे हम क्रेडेंशियल क्रिएट करते हैं, जो हमारा फर्स्ट जो मास्टर क्रेडेंशियल होती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर हम अब क्या करना है, हमें सबसे पहले ये मास्टर तो इसके साथ हम नहीं कुछ करेंगे, हम न्यू अपना रीम्स क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आप रीम्स का नेम डालेंगे। जैसे मैं कर रही हूँ डेव मैंने क्रिएट कर ली, डेव टेस्ट। ओके, ये हमारा क्रिएट हो गया। बस यही हमारा रिक्वायर्ड फील्ड होता है। इसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं डिस्प्ले नेम, जो भी आपको डालना है। तो जिससे मैं यहाँ पे कर देती हूँ डेव टेस्ट। अब यहाँ पे HTML नेम, ये फ्रंट एंड URL, ये भी इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये अब आपका OpenID endpoint कॉन्फ़िगरेशन है और ये है। तो हम यहाँ पे यूज़ क्या करने वाले हैं, जो SAML है ये हमारा एक तरह से प्रोटोकॉल है, और OpenID कनेक्टर, OpenID endpoint भी, ये भी हमारा प्रोटोकॉल है। तो मतलब हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करने वाले हैं की क्लॉक को के कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है, ये हमारा ओल्ड है, मतलब ये जो फॉर्मेट यूज़ करता है, जो हम
ये हमारा यूज़ करता है XML का फॉर्मेट, और हमारा ओपन आईडी कनेक्टर क्या है, ये जेसन फॉर्मेट यूज़ करता है। तो जेसन क्या है, जेसन फ्रेंड्स हम किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। और HTML हम अगर हमारा आगे हम कोई हमारा ऐप है, कोई हमारी वेबसाइट है जिसको हम की क्लॉक को यूज़ करके सिक्योर करना चाहते हैं, बट हम सिक्योर करना चाहते हैं, लेकिन आगे जाके हो सकता है हम अपने एप्लीकेशन का मोबाइल वर्ज़न भी बनाना हमें पड़ जाए, तो इस कंडीशन में हमें प्रॉब्लम हो सकती है अगर हम HTML यूज़ करते हैं। तो इसलिए हमें ओपन आईडी कनेक्टर यूज़ करना चाहिए जो लेटेस्ट है। और ओल्ड जब था तो हम XML फॉर्मेट यूज़ करते थे, जिसमें क्या था कि हम एंड्रॉयड में अपने एप्लीकेशन को जब कन्वर्ट करते थे तो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आता था, क्योंकि हम एंड्रॉयड के लिए हमें जेसन फॉर्मेट में डेटा पार्स कराना होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे, होप। अब हम इसे चलते हैं सेव करने में, करते हैं। ओके, लॉगिन में देखिए दोस्तों क्या है, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। ये लॉगिन मेन है, फिर आपके कीज़ है, ये मैं अकॉर्डिंग टू यूज मैं आपको बताऊंगी, इसमें बहुत सारे हैं। अभी मैं लॉगिन आपको बता रही हूँ। इसमें क्या है कि यूज़र रजिस्ट्रेशन है, जो कॉमनली आपको यूज़ में आएगी, मैं उतना कवर कर लेती हूँ, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जैसे कि यूज़र रजिस्ट्रेशन है, तो आपको अगर आप लॉगिन फॉर्म जो होता है आपका, उसमें आपको क्या क्या फ़ीचर चाहिए, उसमें मान लीजिए मुझे यूज़र रजिस्ट्रेशन चाहिए, हम वो ऑप्शन इनेबल करना चाहते हैं, तो हमें ये यहाँ पे ऑन करना होगा। अब क्या है कि हम ईमेल एज ए यूज़र नेम चाहते हैं, मतलब हम लॉगिन करने वक्त हम ईमेल डालना अगर चाहते हैं तो हमें यहाँ पे ये ऑन करना होगा। अभी क्या है, हमारा एडमिन क्या है, वो यूज़र नेम है, ईमेल नहीं है, हम यूजिंग ईमेल आईडी हम नहीं लॉगिन कर रहे हैं। ठीक है, एडिट यूज़र नेम, ये अगर ऑप्शन इनेबल करना है आपको, इस रीम सेटिंग में जो भी यूज़र इसके अंडर आएंगे वो उसको अगर आप ये ऑप्शन प्रोवाइड कराना चाहते हो कि वो यूज़र नेम एडिट कर सके, तो आप यहाँ पे उसको ऑन कर सकते हैं यहाँ पे। फिर फॉरगेट पासवर्ड, अगर आप लॉगिन में ये ऑप्शन देना चाहते हैं तो हाँ, ये ऑब्वियसली होना चाहिए, तो हम इसे ऑन कर देते हैं। रिमेंबर भी देना है तो आप दे सकते हैं। फिर क्या है, लॉगिन में वेरीफाई में लॉगिन विद ईमेल, ये ऑप्शन भी आप दे सकते हैं। ये सारे हैं, ये सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं। अगर आपका लाइव होता है तो उसमें फिर हम SSL यूज़ करते हैं, ये सब हम आगे बात करेंगे फ्रेंड्स। अब इसे मैं सेव कर देती हूँ। ये कीज़ वगैरह है वो हम की क्लॉक को किस एप्लीकेशन में यूज़ करना चाहते हैं, सर्वर टाइप का एप्लीकेशन है या क्लाइंट है। मान लीजिए हम कोई सर्वर, जैसे कि मैं एज ए प्रोफेशनल में PHP में वर्क करती हूँ, मेरा जो लैंग्वेज है वो PHP है, तो अगर मुझे PHP में है तो हमारा हमें सेक्रेट की वगैरह चाहिए होता है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। ठीक है, फिर ईमेल है। ईमेल या अगर आप चाह रहे हो कि कोई बंदा रजिस्ट्रेशन करता है तो उसका ईमेल वेरिफिकेशन हो, तो यहाँ पे आपको ईमेल क्रेडेंशियल डालनी होगी। फिर यहाँ पे थीम सेटिंग है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या है कि थीम्स में अगर आप चाहते हो कि कोई एप्लीकेशन को आपका एक्सेस करता है, इसमें मेन क्या होती है फ्रेंड्स कि की क्लॉक हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो अगर कोई आपका जिसे मैं एग्जांपल लेती हूँ कि मेरा PHP का कोई एप्लीकेशन है, तो उसमें क्या है कि कोई अगर मेरे PHP एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाह रहा है तो ये क्या करेगा, की क्लॉक पे थर्ड पार्टी पे रीडायरेक्ट करेगा, क्योंकि हम की क्लॉक यूज़ करें सिक्योरिटी के लिए, जो हमारे एप्लीकेशन को सिक्योर करे। तो उससे सबसे पहले की क्लॉक पे वो रीडायरेक्ट होगा, वहाँ पे वो सक्सेसफुल लॉगिन होता है, फिर वो हमारे एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता है। आफ्टर सक्सेसफुल लॉगिन इट्स रीडायरेक्ट टू एप्लीकेशन। ओके, सो यहाँ पे फिर क्या है, तो यहाँ पे अब क्या है, हम चाहते हैं कि की क्लॉक पे जिस तरह हमारा एप्लीकेशन जैसे रीडायरेक्ट होता है, हम अपने एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं तो हमारे की क्लॉक पे जब रीडायरेक्ट होता है तो जो लॉगिन जो फॉर्म आता है, जो लॉगिन UI ओपन होता है जो की क्लॉक का है, अगर हम उसके UI को चेंज करना चाहते हैं तो उसमें हमारा ये थीम्स यूज़फुल है।
यहाँ पे हम कस्टम अपनी थीम, ये जो हमें डिफ़ॉल्ट देता है तो डिफ़ॉल्ट में हम चेंजेस नहीं करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि वो इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती है, डिफ़ॉल्ट होती है, तो हमें उसकी क्लोन बनानी होती है, उसकी कॉपी हम क्रिएट कर लेते हैं, उस पर फिर हम अपनी कस्टमाइजेशन करते हैं। वो मैं आगे फ्रेंड्स आपको बताऊँगी, सारा चीज़ बताऊँगी। मेरे चैनल पर बने रहिए, की क्लॉक से रिलेटेड सारे अपडेट्स मैं इसमें दूँगी, मैं एक एक करके हर चीज़ कवर करूँगी। ओके, तो इसमें हम ये थीम्स का टैब इसलिए है। फिर यहाँ पे लोकलाइजेशन है फ्रेंड्स, इसकी भी आगे मैं यूज़ बताऊँगी, क्योंकि अभी ये आपको समझ में नहीं आएगी ये कैसे है, टोकन है, तो ये सब मैं धीरे धीरे कवर करूँगी। अब यहाँ पे क्लाइंट रजिस्ट्रेशन है, तो ये सारा चीज़ मैं आगे स्टेप बाय स्टेप कवर करूँगी। अभी मैं मेनली मेरा फोकस है रीम्स, क्लाइंट्स एंड यूजर्स, जो सबसे मेन फीचर होते हैं की क्लॉक के। आप कोई भी एप्लीकेशन में अगर की क्लॉक इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको रीम्स, क्लाइंट्स एंड यूज़र्स क्रिएट करने होंगे फ्रेंड। उसके बाद ये अकॉर्डिंग टू आपकी रिक्वायरमेंट आप ये सब जो भी आपके लोकलाइजेशन है, कैसे है क्लाइंट, ये सब आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपके रीम्स हैं, क्लाइंट्स हैं और यूजर्स हैं, ये रिक्वायर्ड चीज़ है, इसके बिना आप की क्लॉक इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो। तो इन चीज़ों को समझना हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फिर हमने रीम्स क्रिएट कर लिया। अब क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बात आती है कि रीम्स आखिर हम क्यों क्रिएट करें, हमें क्यों करना चाहिए। अगर हम की क्लॉक इंटीग्रेट करते हैं तो हमें रीम्स का कहाँ पे यूज़ है और हम क्यों क्रिएट करें। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ रीम्स क्या है। ए रीम्स मैनेज ए सेट ऑफ यूजर्स, क्रेडेंशियल्स, रोल्स एंड ग्रुप्स। ओके, ए यूजर बिलोंग्स टू एंड लॉग्स into a ream. Reams are isolated from one another and can only manage and authenticate the user that they control. इसका क्या हो कि हमारा रीम्स जो है वो बेस है। रीम्स अगर एक हमारा मेन एप्लीकेशन है, आप जैसे ही मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जिस तरह मेरी कंपनी ABC है कुछ भी, ठीक है। अब इस कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय है उसे 4-5 पोर्टल को यूज़ करना होता है। एक में आप अपने जो भी अटेंडेंस है वो डालते हो, एक में आप लीव अप्लाई करते हो, तो अब क्या है, यूज़र अगर ओपन करता तो इतनी वेबसाइट वो मैनेज कैसे करेगा, और उसमें उसको सब में लॉगिन होने पड़ेंगे। तो वो क्या करता है की क्लॉक के थ्रू। तो इसमें क्या अगर हम की क्लॉक इस तरह से कोई ऑर्गेनाइजेशन की क्लॉक के को यूज़ करके अगर सिक्योरिटी डालता है अपनी एप्लीकेशन में, तो और सिंगल साइन ऑन इसकी बेस्ट फीचर है, इसी के कारण हम की क्लॉक को यूज़ करते हैं सिक्योरिटी के लिए। अगर कोई एक एप्लीकेशन में आप लॉगिन होते हो फ्रेंड्स, तो आपको अदर एप्लीकेशन में ज़रूरत नहीं है लॉगिन करने की। आपने अगर एक पोर्टल पे लॉगिन किया है और फिर आप दूसरे को अगर ओपन करते हो तो उसमें आपको क्रेडेंशियल डालने की ज़रूरत नहीं, आप ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाओगे। तो ये इसकी बेस्ट फीचर है और मेन फीचर है की क्लॉक की। अब क्या है फ्रेंड्स, जब हम अब क्या, जैसे मान लीजिए हमारे पास हमारी कंपनी में हमारे ऑर्गेनाइज 3 साइट हैं, 3 वेब एप्लीकेशन हैं। तो इसमें क्या है, इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, रीम्स हम क्रिएट किया, हमने क्रिएट कर लिया डेव, या जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नेम है ABC, हमने वो क्रिएट कर लिया। अब इस ऑर्गेनाइजेशन में हम 4 एप्लीकेशन यूज़ करें, ABCD। तो A हमने क्रिएट किया, B हमारा एप्लीकेशन है, C हमारा, तो हम क्लाइंट बनाएंगे इतने सारे, हम A बनाएंगे क्लाइंट, B बनाएंगे क्लाइंट और C और D, क्योंकि 4 एप्लीकेशन, तो जितने एप्लीकेशन हमें यूज़ करने हैं, कॉन्फ़िगर करने हैं, हम उतना क्लाइंट्स बनाएंगे। लेकिन रीम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 5 अगर है, हमारा ABC हमारा ऑर्गेनाइजेशन है और उसके अंदर हमारा 5 एप्लीकेशन है, तो इस यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का हो गया रीम्स ABC, जो मैंने अभी डेव टेस्ट रखा है, तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नेम हो गया। और यहाँ पे एप्लीकेशन, अगर मैं यहाँ पे क्लाइंट पे जाती हूँ और यहाँ पे मैं क्रिएट क्लाइंट करती हूँ, तो यहाँ पे मैं देती हूँ A1। मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स, OpenID कनेक्टेड, SAML यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये ओल्ड वन है, मैंने ये आपका क्लियर कर दिया है पहले ही। मैं OpenID कर, ताकि
फ्यूचर में अगर मेरे एप्लीकेशन का एंड्रॉयड ऐप हो तो मैं इसका एंड्रॉयड वर्ज़न भी बना सकूं मेरे एप्लीकेशन का, उसमें भी मेरा की क्लॉक सही से वर्क करे। ओके, अब यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे क्लाइंट का ये डाल दिया, यहाँ पे रूट यूआरएल है, आप अपने एप्लीकेशन का रूट यूआरएल यहाँ पे डाल सकते हो, अभी कोई नीड नहीं है। जब हम एप्लीकेशन इंटीग्रेट करेंगे तब हम देखेंगे कि हमें इसकी ज़रूरत है या नहीं। यहाँ पे क्लाइंट ये हमने सेलेक्ट कर दिया, हम ओपन आईडी कनेक्ट यूज़ करेंगे और यहाँ पे क्लाइंट का नेम मैंने डाल दिया, तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो गई। अब यहाँ पे मैं दूसरा क्लाइंट क्रिएट करती हूँ। ये हम अगर मान लेते हैं हमारे पास 2 एप्लीकेशन है, तो वैसे मैं 2 एप्लीकेशन लेके चल रही हूँ। फिर मैं क्लाइंट्स में जाऊँगी, यहाँ पे मैं दूसरा क्रिएट करूँगी B1। तो यहाँ पे मैंने B1, 2 एप्लीकेशन है हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैंने 2 क्लाइंट बना लिया। अब क्या है, हमने यहाँ पे बना लिया। अब इसमें क्या है, क्लाइंट्स के भी बहुत सारे सेटिंग्स होते हैं फ्रेंड। अगर हमारा एप्लीकेशन सिर्फ सर्वर बेस्ड है, उसमें कुछ भी यूआई नहीं, और हमें क्या है सर्वर साइट को सिक्योर करना है, तो हमें यहाँ पे ये सबसे इस सेटिंग में जो सबसे मेन पॉइंट है फ्रेंड्स, वो है एक्सेस टाइप। अगर एक्सेस टाइप हम पब्लिक करते हैं, तो अगर हम पब्लिक करते हैं दैट मीन्स क्या है, हमारा एप्लीकेशन जावास्क्रिप्ट HTML में, मतलब क्लाइंट लैंग्वेज यूज़ हमने किया है, सर्वर साइड का एप्लीकेशन नहीं है हमारा, क्लाइंट साइड एप्लीकेशन है। तो इस कंडीशन में हमें क्रेडेंशियल हमें पब्लिक चूज़ करना है जी। अगर हम पब्लिक चूज़ करते हैं तो दैट मीन्स कि हम अपने जो सिक्योरिटी जो हम दे रहे हैं एप्लीकेशन में, वो हम जो एप्लीकेशन है वो हमारा वो क्लाइंट साइड है। ओके, अगर मैं यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं यहाँ कॉन्फिडेंशियल चूज़ कर लेती हूँ और फिर अगर मैं यहाँ पे सेव कर लेती हूँ, ओके, यहाँ पे ये फ्रेंड्स मुझे देना होगा। अभी मैं ये डाल दे रही हूँ क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि हमारा एप्लीकेशन क्या है। ये सेव हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम क्रेडेंशियल में जाएंगे तो हमारा सेक्रेट की क्रिएट हो गया है। ये सेक्रेट की हमारा की क्लॉक को अपने जो एप्लीकेशन में उसे हमें उस एप्लीकेशन में हमें यूज़ करना होगा, तभी हम कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके थ्रू हमें क्रेडेंशियल को हम टोकन हमें क्रिएट होगा, फिर हम एक्सेस कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को। तो ये फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया हो कि सर्वर साइड को अगर सिक्योर करना है तो हमें सेक्रेट की यूज़ करना होगा। और फिर देखिए अगर मैं इसको डिसेबल कर देती हूँ और यहाँ पे मैं पब्लिक कर देती हूँ, उस केस में हमें सेक्रेट की नहीं चाहिए। और आपको पता होगा फ्रेंड्स, अगर आप की क्लॉक के ऑफिशियल वेबसाइट पे गए होंगे तो की क्लॉक क्या है कि बहुत सारे एडेप्टर प्रोवाइड करता है। तो अगर आपकी वेबसाइट, लोग सोचते हैं कि मैं कौन सा एडेप्टर यूज़ करूँ, अधिकतर एप्लीकेशन क्या होती है फ्रेंड, जो लॉगिन पेज होता है उसमें जावास्क्रिप्ट और HTML यूज़ होती है, ठीक है। तो इस केस में अभी आपको कुछ भी नहीं सोचना है कि मेरी जो एप्लीकेशन वो PHP में बनी है, .NET में बनी है, किसी में भी बनी है, तो हम जावास्क्रिप्ट एडेप्टर यूज़ कर सकते हैं की क्लॉक का, ठीक है। तो अगर आप इंटीग्रेशन आप कर रहे हो, आपको नीड हो और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं कौन सा एडेप्टर यूज़ करूं, PHP का तो अवेलेबल नहीं है तो मैं कौन सा यूज़ करूं, क्योंकि अवेलेबल है एंगुलर का अवेलेबल है, .NET का अवेलेबल है, जावा का अवेलेबल है, लेकिन PHP का या अदर लैंग्वेज के सारे के अवेलेबल नहीं है। तो इस केस में आप अगर आपके एप्लीकेशन में अगर जावास्क्रिप्ट यूज़ हो रहा है, HTML यूज़ हो रहा है लॉगिन पेज के लिए, तो वहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट एडेप्टर यूज़ कर सकते हैं की क्लॉक का, जो की क्लॉक प्रोवाइड करता है। और ऐसे PHP के ओपन आईडी कनेक्टर बहुत सारे अवेलेबल हैं, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये आपको बताऊंगी कि कैसे हम क्लाइंट और रीम्स को कनेक्ट करके जब हम अपने PHP एप्लीकेशन को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो यहाँ पे अगर मैंने पब्लिक कर दिया है फ्रेंड्स और फिर मैं जाती हूँ और इसको सेव करती हूँ, तो आप देखिए ओके मैंने ऑलरेडी सेव कर दिया है।
तो अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे सेक्रेट की नहीं है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा पब्लिक है तो हमें सेक्रेट की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यही मेन फीचर्स हैं फ्रेंड्स। और इसमें जब हम एप्लीकेशन में नेक्स्ट वीडियो में जब आपको बताऊंगी कि कैसे हम एप्लीकेशन के साथ इसको इंटीग्रेट करेंगे की क्लॉक को, तो उसमें मैं ये सब सारे फील्ड का यूजेस बताऊंगी। हमें रूट यूआरएल क्या है, बेस यूआरएल क्या है, हमें क्यों डालना है, ये सारी चीज़ मैं कवर करूंगी। तो मैंने अभी इसमें ये कवर कर दिया कि रीम्स कैसे क्रिएट करेंगे, क्लाइंट्स कैसे क्रिएट करेंगे। ये क्लाइंट के बेसिक सेटिंग्स हैं, इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है। हमें जब हम आगे हाई लेवल पे वर्क करते हैं तब ये सब हमें नीड होगी, तो वो हम बाद में देख लेंगे। अब हम क्लाइंट्स, हम मैंने रीम्स कर लिया, क्लाइंट करते, अब हम यूज़र्स। अब एक चीज़ और है इसमें, जो यूज़र्स होते हैं ना, वो क्लाइंट के अंदर नहीं आते हैं, क्लाइंट के अंदर वो नहीं आएंगे, वो रीम्स के लेवल पे आते हैं। ये चीज़ पॉइंट है जो आपको माइंड में रखनी है कि, क्योंकि क्या है ना, क्लाइंट मेनली क्या होती है, क्लाइंट्स आर इंटिटीज दैट कैन रिक्वेस्ट की क्लॉक टू ऑथेंटिकेट ए यूज़र। Most often clients are applications and services that want to use key clock to secure themselves and provide a single sign-on solution. Client can also be entities that just want to request identity information or an access token so that they can securely invoke other services on the network that are secured by key clock. इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, कि जो की क्लॉक है ना, वो उसमें जो हम क्लाइंट्स जो क्रिएट करते हैं वो, और जो यूज़र जो हम क्रिएट करते हैं, क्लाइंट्स हमारा रीम्स के अंदर आता है और यूज़र भी हमारा रीम्स के अंदर आता है। ओके, क्लाइंट्स के बेसिस पे, क्योंकि आपका क्या, आप अगर मैं अर्चना हूँ तो अगर मैं एक एप्लीकेशन में भी मैं लॉगिन करूँगी तो मैं अर्चना ही हूँ, और दूसरे एप्लीकेशन में भी मैं लॉगिन करूँगी तो मैं अर्चना ही हूँ, और एक एप्लीकेशन में मैं लॉगिन कर रही हूँ तो वो यूज़र नेम ही मेरे अदर एप्लीकेशन में भी यूज़ हो रहा है सिंगल साइन ऑन के ये में सिनेरियो में। ओके, तो जो यूज़र होते हैं ना वो रीम्स के अंदर आते हैं। होप क्लियर होगा आपका। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो फ्रेंड्स, ऑफ नो डाउट आप ईज़िली हम मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सारा डाउट लेके आऊँगी और उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाऊँगी। ओके, तो यहाँ पे जब मैं यूज़र्स पे आती हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे ऐड यूज़र करेंगे। यूज़र नेम मैं अर्चना कर देती हूँ, अर्चना। ये सारे रिक्वायर्ड नहीं हैं क्योंकि यूज़र नेम के थ्रू हम लॉगिन हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ईमेल वेरीफाइड, यूज़र इनेबल्ड, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये सारा आप इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। तो मैं सेव कर देती हूँ। अब यहाँ पे जैसे ही आप सेव कर देते हो, ठीक है, यहाँ पे ये आपकी आईडी जनरेट हो जाती है। आईडी जनरेट हो जाती है। अब जब मैं एप्लीकेशन, ये हमारा यूज़र क्रिएट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हम पासवर्ड अपना डाल सकते हैं, जिसे मैं अर्चना @123 कर लेती हूँ। ERC पासवर्ड सेट हो गए। ओके, अब यहाँ पे हम चलते हैं, ये देखिए, ये भी फीचर्स हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बताने के लिए बहुत कुछ है फ्रेंड्स, लेकिन मैं ये वाले जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का पार्ट है ये, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। और उसके साथ मैं ये भी ट्राई करूँगी कि मैं PHP के साथ कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये भी मैं इस पर भी मैं वीडियो लेके आऊँगी। तो पहले आपको क्या चाहिए, आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बारे में आप जानना चाहते हो या फिर PHP के बारे में, तो वो आप मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताना।
ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। मैंने यूज़र्स क्रिएट किया, रीम्स क्रिएट किया और क्लाइंट्स क्रिएट किया। अब इसमें कहीं भी कन्फ्यूज़न तो होगा ही ऑब्वियसली आपको, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो मैंने नहीं कवर किया है, लेकिन मैं इसको धीरे धीरे करूँगी। कब वो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। ओके, ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ और फिर नेक्स्ट टॉपिक लेके आती हूँ। तब तक टाटा, बाय बाय।